हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जस्ट के उन सभी मेजर पॉइंट्स पर जो कि ज़रूरी है इसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। हम सबको पता है कि ये एग्ज़ाम पहले 23 फरवरी को ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन अब किसी कारण से ऑफिशियल साइट पर ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इसका एग्जामिनेशन जो है वो 6 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब इसके लिए, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचे हुए हैं। यदि हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो उन बचे हुए दिनों में किस तरीके से एक्स्ट्रा सिलेबस, साथ ही साथ कोई इनिशियल स्टेट में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है तो किस तरीके से उन सभी मेजर पॉइंट्स को वो कवर कर सकता है जिससे एक अच्छा स्कोर इस एग्जामिनेशन में वो गेन कर सकता है। तो उससे रिलेटेड उन सभी मेजर पॉइंट, जैसे कि जैम के स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन जैम एग्जामिनेशन के लिए की थी, वो अब इस एग्जामिनेशन को किस तरीके से टारगेट करें कि अच्छे से अच्छे स्कोर वो इस एग्जामिनेशन में कर पाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि पीवाईक्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप इस फील्ड में बात करें, यदि सीएसआईआर नेट गेट और जस्ट के एग्जामिनेशन की, तो उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल, कई क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रिपीट होते हैं कि केवल डाटा जो है वो चेंज होता है। तो उन सभी के लिए पीवाईक्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ अपडेट, यानी कि जस्ट 2025 का एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन होने वाला है। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं कि आप इस एग्जामिनेशन को यदि टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इनके ऑफिशियल साइट से ही किसी इंफॉर्मेशन को जो है देखिए और उस पर ट्रस्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कशन करने से पहले बता दें कि हमने इनके सभी सिलेबस को इनके ऑफिशियल साइट पर जो अवेलेबल पीडीएफ है उससे ही यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ली है। तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप भी एक बार उनकी ऑफिशियल साइट पर जा करके इन सभी सिलेबस को एक बार जरूर देख लें और कंपेयर कर लें कि आपने कौन कौन से सिलेबस को अब तक कंप्लीट कर लिया है और आने वाले दिनों में आपको कौन कौन से सिलेबस को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ उन सभी के लिए मैं एक गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको आगे बचे हुए दिनों में कंप्लीट करना है। सबसे पहले यदि हम बात करें इनके ऑफिशियल साइट की, तो वहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ ही जब आपने जैम की प्रिपरेशन की होगी तो उसमें कुछ टॉपिक आपने न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से पढ़ा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जस्ट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको पीवाईक्यू में भी बहुत क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक दो क्वेश्चन कहीं पर आ गया होगा तो आ गया होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। अदरवाइज इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं 6 मेजर जो पेपर्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू में। बात कर लें इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बचे हुए दिनों की, तो आपके पास आज यदि हम बात करें तो 10 फरवरी है, तो इसमें 18 दिन, इसके बाद मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 4 से 5 दिन वहां पर आपको मिलेंगे। तो टोटल आप देखेंगे तो 52-53 डेज मिल रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लेकर के चले तो 50 से ज्यादा दिन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इन सभी 6 पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस के करस्पॉन्डिंग ये 6 पार्ट्स हैं जिनको आपको बचे हुए दिनों में जो है कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि कौन-कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनमें आप जो है, आपको यदि आप जैम के कैंडिडेट हैं तो आपको सारे जो है अधिकतम सिलेबस को कंप्लीट करना है या ऐड करना है। ठीक है, उन सिलेबस में जो कि आपने जैम में पढ़ रखा है, और कौन-कौन से ऐसे पेपर है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो इसमें आप जब इनके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, हम यहाँ पर केवल एक्स्ट्रा पार्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिकल फिजिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कंप्लीट इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि आपने जो यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस में कुछ टॉपिक दिए गए हैं उनको आपने जैम की प्रिपरेशन के दौरान कंप्लीट कर लिया है। तो इस वजह से मेरी ये सलाह रहेगी आप वहाँ पर उनके पीडीएफ को भी एक बार जरूर देखें। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में यदि हम बेसिक्स की बात करें तो वहाँ पर आपने वेक्टर वगैरह पढ़ रखा है, लेकिन उसके अलावा आपको टेंसर्स, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम और लिनियर अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स भी कंप्लीट करने होंगे। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यदि आप चाहें तो जाकर के वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद स्पेशल फंक्शंस की यदि हम बात करें तो लीजेंडर्स फंक्शन, हर्माइट फंक्शन, बेशेल्स फंक्शन और लैग्रेंज फंक्शन से भी क्वेश्चंस बहुत हद तक पूछे जाते हैं। यदि बात करें तो यहाँ पर 1 मार्क से इन चारों फंक्शन में से किसी एक में से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करें तो लेजेंडर या फिर हर्माइट, इन दोनों में से क्वेश्चन रेगुलर मैनर पर जो है पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करिए कि स्पेशल फंक्शंस इन चारों में से सभी को आप समय रहते कंप्लीट कर लीजिए। स्टार्ट करिए आप मैथमेटिकल फिजिक्स के प्रिपरेशन से ही, इसी वजह से मैंने पहले मैथमेटिकल फिजिक्स को ही यहाँ पर कंसीडर किया है। इसके बाद आपने जैम के प्रिपरेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ली होगी, लेकिन उसके अलावा आप इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आप और डीप में जाएंगे देन आपको यहाँ पर बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, टेलर एंड लॉरेंस सीरीज, एक्सपेंशन, सिंगुलरिटीज, रेसिड्यू और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इन टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आप यदि देखें तो 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं रेसिड्यू या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से। ठीक है, लेकिन इधर से भी आपको क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में जरूर पूछ लिए जाते हैं, लाइक बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या फिर टेलर या लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन या सिंगुलरिटीज से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मार्क से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अब। और यदि आप रेसिड्यू और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करें तो वहां से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मेजर जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यदि हम बात करें तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, वहां से भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी आप यदि देखेंगे तो वहां से इन दोनों में से किसी ना किसी एक से जरूर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और वो भी लगभग 3 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यदि जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी से आपको जो है 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं 3 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये वो टॉपिक हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में जो कि आपको जैम के अलावा कवर करने हैं। इसको यदि कवर करने की हम बात करें तो आप यदि स्टार्टिंग से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आपको टोटल 10 से 12 दिन जो है वो लग जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। यदि आप और रेगुलर मैनर में और ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप इसको 1 हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स पर चर्चा हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेपर यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एडिशनल सिलेबस है वहां पर आपको देखना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जहां पर आप देखेंगे पीवाईक्यू में भी कि किस तरीके से जो है नंबर ऑफ कांस्टेंट्स या टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, इन सब से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के यूनिट को जरूर कंप्लीट करें, यहाँ से क्वेश्चंस लगभग रेगुलर मैनर में पूछे गए हैं। इसके बाद आप यदि देखें नेक्स्ट टॉपिक लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन ऑफ मैकेनिक्स, यहाँ पर यदि आप जाएंगे देन वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस टॉपिक से रेगुलर मैनर पर 3 मार्क्स वाले सेक्शन में जरूर एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैग्रांजियन और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे, या साइक्लिक कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, या आपके पास लैग्रांजियन दे दिया और आपको क्या कह दिया कि हैमिल्टोनियन जो है वो फाइंड करिए, या पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इस पार्ट को, क्लासिकल मैकेनिक्स के एडिशनल पार्ट को जरूर कंप्लीट करें। यदि आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करते हैं तो उसका हेल्प जो है इस यूनिट में यानी कि लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन की यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सभी यूनिट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करिए, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट्स के टाइप्स और नंबर ऑफ कांस्टेंट पर जरूर जो है कंट्रोल कर लीजिए। उसके बाद आप लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन पर पहुंचिए। उसके बाद जो एडिशनल चीज़ें हैं वो है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। वहाँ पर आप सेंट्रल फोर्स मोशन की प्रॉपर्टीज और केप्लर्स प्रॉब्लम और डिफरेंट तरीके की पोटेंशियल के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो है वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल फोर्स मोशन पर भी कंप्लीट आप अपना कंट्रोल करने का प्रयास करिए बचे हुए दिनों में। और उसके बाद टू बॉडी कोलिजन, स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मासेस, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपने जैम में कंप्लीट कर रखी होगी, लेकिन थोड़ा सा और उसमें डीप क्वेश्चन या डिफिकल्टी लेवल को और इंक्रीज करके जरूर प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद यदि हम बात करें स्मॉल ऑक्सीलेशंस एंड नॉर्मल मोड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन कर रहे होंगे तभी आप ये मान करके चलिए कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 90% चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि स्मॉल ऑक्सीलेशंस तो आपने जैम में लगभग इसके क्वेश्चंस लगाए ही होंगे। जब आप नॉर्मल मोड्स में जाएंगे तो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन यदि आपको आ गया तो उसके थ्रू जब आप
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म को लिख रहे हैं, उसके थ्रू आप मैट्रिक्स बना करके नॉर्मल मोड्स और नॉर्मल मोड्स की फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड्स के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सिंपली यदि डिसिप्लिन मैनर में कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, और इसके लिए भी मैक्सिमम दिन यदि जरूरी है तो वो 10 से 12 दिन, लेकिन आप इसको यदि बहुत डिटर्मिनेंट मतलब यदि आप इसको डिसिप्लिन मैनर में कंप्लीट करना चाहें तो एक हफ्ते में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स से डिस्कशन हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। यदि हम बात करें तो जैम में या फिर गेट, नेट और फिर जेस्ट की ही क्यों ना बात हम करें, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सेंट्रल पोटेंशियल वाले सेक्शन में आप जा करके हाइड्रोजन एटम तो जरूर कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके बाद आप जब स्पिन की तरफ बढ़ेंगे तो स्टर्नल गर्लक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रहे ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यदि मैं आपको सजेस्ट करूं तो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट करें। इसके बाद थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटा, यहाँ से आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जे प्लस, जे माइनस, ठीक है, या जे एक्स, जे वाई, जे स्क्वायर, ठीक है, जे एक्स स्क्वायर, इन सबके वैल्यूज आपसे जरूर पूछा जाता है। तो ये भी लगभग लगभग 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये यूनिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसको आप जरूर करें। यहाँ से जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 मार्क्स में जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जब आप अप्रोक्सीमेशन मेथड में पहुंचेंगे देन वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आप वेरिएशन प्रिंसिपल पर जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर तो मैं श्योर हूँ कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस यूनिट को भी आप जो है अच्छे से कंप्लीट करें। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल की बात हो गई, उसके बाद डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी हो गया, उसके बाद टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी यदि भले ही आपसे ना हो पाए, लेकिन बचे हुए जो टॉपिक्स हैं जैसे वेरिएशन प्रिंसिपल, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, इन तीनों को जरूर से जरूर कंप्लीट करें। यदि टाइम बचता है तो आप टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स यानी कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 8 से 10 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो ये बचे हुए दिनों में किस तरीके से बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है ये हमने बात कर लिया शुरुआत के 3 टॉपिक्स यानी कि 3 पेपर्स के बारे में, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो इनमें ये सभी जो है एडिशनल टॉपिक मैंने बताया वो चीज़ों को आपको ऐड करना है अपने सिलेबस में। अब बात कर लेते हैं उन सभी पेपर्स के बारे में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऐड नहीं करनी है। तो इसमें है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्यों नहीं ऐड करना है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो आपने जैम में बहुत हद तक चीज़ों को कंप्लीट किया होगा। उसमें आप यदि देखें तो आप जाकर के यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन से आगे के टॉपिक्स यानी कि एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये बहुत हद तक चीज़ों को कंप्लीट किया होगा, लेकिन जेस्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आप उस पर जरूर फोकस करें। साथ ही साथ यदि ऑप्टिक्स के सेक्शन की बात करें तो ऑप्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिए जाते हैं डिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन से। तो जो चीज़ें आपने जैम में की हुई है इस एग्जैक्टली तो नहीं, बट थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल को आप इंक्रीज करते हैं अपने प्रिपरेशन के थ्रू। और उसको कहाँ से इंक्रीज करना है तो आप सिंपली इनके पीवाईक्यू को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस के साथ इनके पीवाईक्यूज जो है वो पड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को कंप्लीट करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपने जो जैम में पढ़ा है उससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है, एज इट इज़ वही सिलेबस है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यदि हम बात करें तो आपने वहाँ पर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यानी कि फर्मी डिराक एंड बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट किया होगा ऑलरेडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने जैम में ही कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को आपने समझ लिया होगा जैम में ही, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इंसेंबल के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए, पार्टीशन फंक्शन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझिए। ये सभी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जेस्ट के लिए, साथ ही साथ आगे जब आप CSIR नेट फ्यूचर में देते हैं तो, ठीक है, मतलब जैम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और यदि आप CSIR नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें कंप्लीट करना
और रिवाइज करना और इस एग्जामिनेशन को टारगेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जैम के स्टूडेंट स्पेशली ध्यान दें कि ये पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के टॉपिक को जरूर कंप्लीट करें। इसके बाद यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचते हैं तो वहां पर भी आपने बहुत हद तक चीज़ों को कंप्लीट किया होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा। पीएन जंक्शन के बारे में, डायोड ट्रांजिस्टर के बारे में कंप्लीट किया होगा, साथ ही साथ एलसीआर सर्किट भी कंप्लीट कर लिया होगा। थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो ओपैम और ओपैम के एप्लीकेशंस को आप जरूर कर लीजिए। बटरवर्थ फिल्टर्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर जस्ट के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी जो बचे हुए 3 पेपर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐड नहीं करनी है। जो आप चीज़ें आप पढ़ रहे हैं बस उसी को और ज़्यादा जो है रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि बेसिक क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाए। साथ ही साथ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई क्वेश्चन घुमा करके पूछता है तो उसमें भी आप उसको अच्छे से अप्रोच करके सॉल्व कर पाएँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको टोटल 10 से 15 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन ये बेसिकली डिस्कशन हो गया सिलेबस के बारे में। इसके बाद यदि हम बात करें तो पीवाईक्यू का किस तरीके से रोल रहेगा। देखिए, पीवाईक्यू को किस तरीके से सॉल्व करना है। जब आप किसी भी साइट पर आप यदि जाएं, कोई कोचिंग सेंटर की साइट है या कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जो पीवाईक्यू जिनका सोल्यूशन नहीं है, जो कि केवल एक बात करें तो केवल पेपर दिया हुआ है जिसमें केवल क्वेश्चन ही गिवन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। लगभग 10 साल की 2011-12 के बाद ही जस्ट एग्जामिनेशन आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो वहां से कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी जब सॉल्व किया था तो यही काम किया था। ठीक है, पिछले के सारे पीवाईक्यूज को आप क्या करिए, डाउनलोड करके एक स्पाइरल वाली एक बुक टाइप का आप उसको बना लीजिए। ठीक है, और एक एक पीवाईक्यू को आप स्टार्ट कर दीजिए 2 दिन 3 दिन के बाद लगाने के लिए। ठीक है, कोशिश करिए कि एक पूरा पीवाईक्यू का सेट जो आपने एक बुक बनाई है उसको 5 मार्च तक अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लें। अब 5 मार्च यानी कि एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले आपने क्या किया है, आपने पूरे पीवाईक्यू को विजिट कर लिया है, आपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। मतलब एक तरीके से यदि देखें तो कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ जो पिछले चीज़ों को पढ़ी हैं वो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया होगा और आपके पास 1 महीने का समय अभी भी बचा होगा। तो अब वहाँ से जो आपको जो भी चीज़ें करनी है वो एक तरीके से रिवीजन ही बचा रहेगा। तो कोशिश करिए कि इस स्टेप को आप फॉलो करिए, जिससे आप पीवाईक्यूज को भी कंट्रोल कर लेंगे। और पीवाईक्यू के थ्रू यदि आप एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करते हैं तो वहां पर भी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर में उस एक्स्ट्रा सिलेबस की डेप्थ क्या रहने वाली है। तो पीवाईक्यू को जरूर आप इस तरीके से फॉलो करिए कि उनके जो भी डाउनलोड पेजेस हैं उसका एक बुक बना लीजिए, उसको जो है रिवाइज करते रहिए। 2-3 दिन बाद एक एक पीवाईक्यू जो है जरूर लगाते रहिए, कंप्लीट करिए उसको 5 मार्च तक। ठीक है, यहाँ से जितने भी दिन बचे हुए हैं 5 मार्च तक, उसमें आप कोशिश करिए कि ये पूरी चीजें कंप्लीट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जो जस्ट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड एक अपडेट था जो कि आपको बताना था। मैंने मेल किया था लगभग 21 जनवरी के आसपास, तो इन्होंने अभी ये रिप्लाई दिया है कि जो है एप्लीकेशन पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। आप कोशिश करिए कि इनके ऑफिशियल साइट को जो है विजिट करते रहिए, बहुत जल्द जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। यही इन्फॉर्मेशन इनके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें अपडेट की गई हैं कि अब किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन होगा। 6 अप्रैल को एग्जामिनेशन होना है, उससे सफिशिएंट टाइम के डिफरेंस पर आपका एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो मेरी भी यही सलाह रहेगी, आप कोशिश करिए कि अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और किसी तरीके की कोई अफवाहों के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को या अपनी प्रिपरेशन पर किसी तरीके कोई इफेक्ट ना डालिए। तो ये फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएँ और चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में जिससे कि आपकी आगे के फ्यूचर में मेरे द्वारा और भी जो है कंट्रीब्यूशन हो पाए। थैंक यू।